नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, यहां इस वीडियो में मैं आपको और भी पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स बताऊंगा संस्कृत के, जो कि आपके रीट में आए हुए हैं। ये जो मैं पेपर बता रहा हूं, इसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, संधि कैसे पहचाने, समास कैसे पहचाने, साथ साथ जो उच्चारण स्थान होते हैं उन्हें पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो वो सारी चीजें भी आपको मैं इसमें साथ साथ बताऊंगा और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको देता चलूंगा पूरा विस्तार से कि इसका जवाब अगर ये है तो क्यों है। यही चीज वो है जो आपको आना जरूरी है। अगर ये सब आप अच्छे तरीके से कर जाएंगे और मेरे साथ लगातार लगे रहेंगे तो सी टेट, आर टेट, रीट, इस तरीके के किसी भी स्टेट के टेट संबंधी एग्जाम और साथ साथ टीचर संबंधी एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और इनके आने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। तो मेरे साथ चलिए एक बार स्क्रीन की तरफ। तो यहां पहला सवाल देख लेते हैं हम। ये जो पेपर है ये 2011 का ही है और आरटेट का है और इसका जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें लैंग्वेज सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, इसका है वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ह वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। तो सूत्र मैंने आपको बताया था, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। तो अकुह में अ, कु माने क वर्ग और हा, तो ये सारे है इसी में आ रहा है, तो कंठ इसका उच्चारण स्थान होगा। फिर है आपका ए, स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो ए का स्वर्ण ए का जो है उच्चारण स्थान पूछा है और ए एक स्वर वर्ण है, ये भी इसने क्लियर किया है। तो इसका सूत्र है ए दई तो कंठ तालु, यानी कि ए और दई तो ये दोनों ही है ना, कहां से बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। तो ए का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, कंठ और तालु। मूर्धा उच्चारण स्थानम कथयते, मूर्धा उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है ये पूछ रहा है आपको। तो री टुर्षाणाम मूर्धा, ये उसका सूत्र था। तो ना तो इसमें ल कहीं आया, ना य कहीं आया, ना न कहीं आया, केवल र आया, क्योंकि री टुर्षाणाम मूर्धा में र आ रहा है आपके। तो रे वर्ण से इसका सही उत्तर होगा। फिर है आपके स्वराह कति, ये पूछ रहा है स्वर कितने हैं। तो देखिए 9 स्वर बताए गए हैं। अब ये 9 स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ, ये आपके 9 स्वर कहलाते हैं। अगला सवाल है, त्रीन शब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्ते बहुवचने रूपम भवति। तो देखो ये जो गिनती है ना, 1 2 3 4 से लेकर के आपको कम से कम 3 तक की गिनती तो आपको संस्कृत में रूप याद होने ही चाहिए। तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा तिस्रः। अगला देखिए, वेदा संति। तो वेद कितने हैं पूछा गया है। अब देखो ये जो 4 ऑप्शन है, इन चारों का अर्थ ही 4 है, लेकिन कौन सा वाला 4। तो यहां आपको चत्वारः है वेदाः सन्ति। वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप रट लें, चत्वारः है वेदा, यहां इतना ही आएगा, ठीक है ना। लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। लता शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप बताओ। तो देखो सप्तमी बहुवचन में हमेशा सु आता है, तो यहां रूप बनेगा लता सु, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। शु यहां नहीं आएगा। नाम ये आपके षष्ठी में आता है, बाकी आपके और रूप नहीं बैठेंगे, तो लता सु ही इसका शुद्ध रूप होगा। पितृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम विद्यते। पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप, तो देखो नाम नाम आते हैं लास्ट में, तो पितृ नाम यह आपका आएगा। अब ये नाम और नाम वाला चीज है, तो इसके लिए विस्तृत रूप से सूत्र होते हैं, इसकी पूरी पहचान होती है, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और संस्कृत के लिए अच्छी किताबें भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। काफी सस्ती किताबें हैं जो आपको आगे काम आएंगी। सह धातो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूपम भवति। तो सहे इसका सही उत्तर है। भाई ये आपको रटना पड़ेगा। अगला देखें आप, क्री धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम विद्यते। अब क्री धातु है ना, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहा है, तो आपका अकुर्म रूप होगा। ये बिना विसर्ग वाला रूप रहेगा, क्योंकि ए में विसर्ग लगाया हुआ है, सी में विसर्ग नहीं है। तो यहां यही आपको ध्यान रखना है। मात्राएं, बिंदियां, विसर्ग, हलंत, ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए आपको रूपों को ठीक तरीके से याद करना पड़ेगा। पा यानी पीना धातो लिट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। तो इसका रूप होगा पासयन्ति, ठीक है। देखो बहुवचन रूप पूछ रहा है आपके, तो अंति आना ही है इसमें, ठीक है ना, पासयन्ति। अब संस्कृते कति कारकाणि भवति। देखो संस्कृत में कारक कितने हैं,
तो कारक आपको पता है हिंदी में अलग होता है, 8 बताए जाते हैं, लेकिन संस्कृत में 6 कारक आपके बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, पहले हिंदी के समझते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और संबोधन। इस प्रकार ये आपके हिंदी में हुए। अब लेकिन संस्कृत में कहा जाता है कि संबंध और संबोधन इन दोनों को ही कारक नहीं माना जाता। तो 5 कारक तो आपके कौन कौन से हो गए, फिर इनको हटा देंगे हम, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान। ठीक है। अब ऐसा कौन सा कारक है जो हिंदी में नहीं है, केवल संस्कृत में ही जुड़ता है, तो यह आपका कारक होगा अधिकरण। और अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति ही होती है, यह आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो संस्कृत है कति कारकाणि भवन्ति, 6 कारक है संस्कृत में, और छठा कारक आपके अधिकरण है, लेकिन विभक्ति इसमें सप्तमी होती है, यह ध्यान रखना है आपको। बालक है बिभेति, बालक डरता है, रिक्त स्थानम पूरे। देखिए ये डर रहा है, तो जहां भी डरने वाला भाव हो वहां आपके विभक्ति आएगी पंचमी, और जिससे डरता है उसमें विभक्ति लगेगी। तो बालक है बालक, विभेति डरता है किससे, सांप से, सर्पात, तो यहां सर्प में पंचमी विभक्ति आई है। राक्षसा ईर्ष्यन्ति इसमें है। तो देखो एक चीज बता दूं आपको, राक्षसा ईर्ष्यन्ति इसमें है, तो इसमें मतलब भूतकाल में चला जाता है, राक्षस ईर्ष्या करते थे। ठीक है। तो यहां राक्षस किससे ईर्ष्या करते हैं, अब ईर्ष्या वाली बात आ गई, तो ईर्ष्या जहां होता है वहां आपके चतुर्थी विभक्ति मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देवानाम और देवेशु दोनों नहीं है, देवई भी आपके नहीं आएगा, तो देवेभ्य यहां आपका सही रूप साबित होगा। अब राक्षसा, राक्षस यहां बहुवचन है, तो यह आपका रूप भी बहुवचन का ही आएगा। तो राक्षसा देवेभ्य ईर्ष्यन्ति इसमें है, तो ये इस प्रकार आपका ये रूप बनेगा। अब अगला सवाल देखें, गोविंद है शीर्षहा खलवाट है, तो शिर से गंजा है गोविंद। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अंग विकार में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, तो यहां ये चीज क्लियर हो रही है। अंग विकारार्थे, भाई ये पूछ रहा है, इत्यत्र रेखांकित पदे कारणम स्पष्ट यद, यहां जो रेखांकित पद है, हालांकि रेखांकित पद किया हुआ नहीं है, तो खलवाट जो है यहां किस हिसाब से आया है, खलवाट है ये, यानी गंजा है, तो अंग विकार है ये, तो इसमें तृतीय विभक्ति हमेशा आती है। शिरसा, तो शिरसा यहां अंडरलाइन होना चाहिए था, पर अंडरलाइन नहीं हो पाया, तो गोविंद शिरसा खलवाट है। तो पूछ रहा है शिरसा में यहां जो तृतीय विभक्ति आई है क्यों आई है, अंग विकार के अर्थ के योग में आई है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शक्तिम अन अतिक्रम में यहां समास आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इत्यत्र समस्त पदम सूचयत है, यहां समस्त पद पूछ रहा है आपसे, तो आपका होगा यथाशक्ति, है ना, शक्ति के अनुसार। शक्ति अनतिक्रम में मतलब शक्ति के अनुसार। जब आप तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, अव्यय भाव पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। इस प्रकार यहां यथाशक्ति ये आप देख रहे हैं, तो इसमें अव्यय भाव समास है, क्योंकि यथा शब्द अव्यय है, ये किसी भी स्थिति किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता, इसीलिए यथाशक्ति में अव्यय भाव समास ही आपके होगा। और यहां शक्ति अनतिक्रम में का समस्त पद होगा यथाशक्ति। गो सुखम, यहां भी आपसे समास पूछ रहा है, तो तत्पुरुष समास यहां बताया है। गो सुखम मतलब गाय का सुख। त्रियाणाम लोकानाम समाहार है, समस्त पदम वर्तते। देखो पहली बात तो ये आपसे समस्त पद पूछ रहा है, तो समस्त पद क्या होगा इसका, यानी कि त्रियाणाम लोकानाम समाहार का समस्त पद आपका वो होगा जो इन सबको मिलाकर के आपके बनता है, तो वो होगा आपके त्रिलोकी। अब त्रिलोकी का हम देखें समास कौन सा है, तो देखो यहां आपका द्विगु समास है, क्योंकि आगे संख्यावाचक शब्द है त्रि, यानी 3 लोकों का समूह, तो संख्यावाचक होने के कारण ये हो गया आपका द्विगु समास। द्विगु में भी अगर कठिन पेपर आएगा आपका तो पूछ लेगा कौन सा द्विगु है, तो नीचे लगा पड़ा है लास्ट में समाहार, तो ये समाहार द्विगु का आपके उदाहरण है। लेकिन जब आपके दूसरा साथ साथ आता है त्रिलोक, तो त्रिलोक में कौन सा समास है आपके, तो ध्यान रखना त्रिलोकी में आपके द्विगु समास है, संख्यावाचक शब्द है। त्रिलोक में भी आपके संख्यावाचक शब्द तो है, लेकिन समास आपके वहां होगा मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। तो बी आपका ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो आपके त्रि संख्यावाचक यहां भी है, लेकिन इसमें समास होगा मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, और त्रिलोकी में आपके होगा द्विगु समास। तो इस तरीके के नजदीक वाले उदाहरण पूछ लेता है कई बार। ठीक है। अब देखें पितरौ इत्यत्र विग्रह कार्य, तो पितरौ का विग्रह पूछा है आपसे, तो माता च पिता च, और समास पूछेंगे तो कौन सा समास होगा जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। पितरौ इत्यत्र विग्रह क्या कार्य,
माता च पिता च, इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा बालः चलति इत्यत्र संधि करनी है। इसकी संधि पूछ रहा है आपसे, तो बालश्चलति, ठीक है ना, तो इष्टत्व संधि है यहां पर, ठीक है। कौन सी संधि है? इष्टत्व संधि है, व्यंजन संधि का एक भेद है। तो बालश्चलति रूप इसका बन जाएगा। संधियां देखनी है डिटेल से तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां संधि की प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट आप पढ़िए, आपको सारी संधि बहुत ही तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब है आपके प्रेजते, यहां संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो प्रे प्लस एजते रूप बनेगा प्रेजते। लगता है इसमें ऊपर एक मात्रा है तो गुण जैसा लगता है, लेकिन ये गुण नहीं है, ये आपके पररूप संधि होती है, ठीक है ना। तो पररूप का मतलब पहले जैसा ही हो जाता है, प्रे प्लस एजते। अब इसमें ध्यान रखना, सवाल ऐसे भी आ सकता है प्रेजते, यहां आपके कौन सी संधि है, तो यह आपको पता लग गया पररूप संधि। तो ये पूछ सकता है प्रेजते उदाहरण किस संधि का अपवाद है, तो ये आपके गुण और वृद्धि दोनों ही संधियों का अपवाद है, यह आपको याद रखना है। अब देखते हैं कृष्ण है, संधि विच्छेद करनी है। अब भाई संधि विच्छेद करा रहा है, तो ए इसमें गलत है, बी भी इसमें गलत है, डी भी इसमें गलत है, और कृष्ण ने ये इसके करीबी उदाहरण है, गलत तो ये भी है। तो इसका सही तो आपका बनेगा कृष्ण धन नय, तो ये पूरा सही है, लेकिन यहां शय षटकोण वाले शय पर ऊपर मात्रा लगा करके गलती कर दी गई है, ठीक है। तो कृष्ण ने ये मैंने टिक किया हुआ है, तो इसमें यहां बोनस अंक मिला था, तो इसमें कृष्ण ने ये सही नहीं है, लेकिन ये इसके करीबी है, इसलिए मैंने यहां टिक किया है केवल आपको समझाने के लिए। तो कृष्ण प्लस न, ठीक है ना, कृष्ण ए वाला देख लें और न सी वाला देख लें, ठीक है। तो ये दोनों को मिला करके कृष्ण है रूप आपके बनेगा। अब देखिए संस्कृतम, यहां आपसे उपसर्ग पूछा है, तो समकृतम समस्कृतम तो संस्कृतम, ठीक है, तो सम उपसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पूछा है पच धन कत, यहां प्रत्यय युक्त पद पूछ रहा है आपसे। जब पच धन कत को जोड़ेंगे, यानी कि प्रत्यय से युक्त शब्द जुड़ेगा, कत प्रत्यय यहां है ना, पच यहां धातु है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपके पक्व है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग हटके बनता है, इसलिए इसको यहां पूछा गया है। उत्थाय, यहां प्रत्यय पूछा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कत्वा और लेप का भेद, ठीक है। तो यहां कत्वा मतलब करके होता है, लेप माने भी करके होता है, तो यहां उत्थाय में लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय का अंत में य शेष रहता है, कत्वा का आपके अंत में त्वा शेष रहता है, अनियर का निय शेष रहता है, यत का आपके य या ता शेष रहता है। तो प्रत्यय मैंने बहुत तरीके से आपको करा रखे हैं, वीडियो लिस्ट में जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां प्ले लिस्ट में जाइए और आप प्रत्यय वाली लिस्ट खोलिए, आपको प्रत्यय बहुत ही अच्छे तरीके से वहां करवाए गए हैं। अब अगला देखें विवादेन, तो विवादेन को रट लो, विवादेन के साथ हमेशा अलम ही आता है, अलम विवादेन, ठीक है, तो ये आप रट लो, वैसे भी यहां अव्यय भरवा रहा है तो अलम ही आपके आएगा। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, देखो ये आपके संस्कृत अनुवाद पूछ रहा है, फिर से सीख लो, मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया था। तो गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो गुरु का तो गुरु ही रहेगा, शिष्य से प्रश्न पूछ रहा है वो, तो पूछता है का मतलब शिष्य गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो गुरु पूछने वाला एक ही है, तो पृच्छति ही आएगा, अंति नहीं आएगा, तह नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहां एक वचन ही आएगा, और चूंकि पूछने वाला स्वयं है तो ये आपके प्रथम पुरुष आ जाएगा। तो गुरु पृच्छति, अब किससे? शिष्य से, तो शिष्यम क्या पूछ रहा है? प्रश्नम, तो शिष्यम और प्रश्नम दोनों की विभक्ति सेम रहेगी, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, ठीक है। संस्कृत में एक फायदा है, आप कर्म क्रिया कहीं भी आगे पीछे लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिष्यम प्रश्नम पृच्छति गुरु, तो भी इसका अर्थ गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है ही रहेगा। शिष्यम प्रश्नम पृच्छति गुरु, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, पृच्छति प्रश्नम शिष्यम गुरु, शिष्यम प्रश्नम पृच्छति गुरु, सबका अर्थ गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है ही रहेगा। ये सीक्वेंस भी गड़बड़ हो जाए तो भी आपको ये ध्यान रखना है, इसका रूप बनेगा कैसे, ये आपका अनुवाद होगा कैसे, ये आपको पकड़ना है। अगला सवाल है, हम सबको सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। यहां आप देखो चाहिए, आज्ञार्थक लोट लकार है यहां, ठीक, ये हो सकता है इसमें। फिर यहां आपके चाहिए, अब ये आज्ञा तो दे रहा है आपके, लेकिन एक चीज और है यहां विधिलिंग लकार भी होता है चाहिए अर्थ में, ठीक है, तो विधिलिंग लकार यहां हो सकता है। तो अब आप देखें, ये कह रहा है हम सबको सत्य बोलना चाहिए, तो चाहिए से पहले तो पकड़ो आप इसको, यहां विधिलिंग लकार है, ठीक है। तो ये लकार किसमें लगेगा? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए के लिए आया हुआ है ये, तो बोलना चाहिए में आ जाएगा आपके विधिलिंग लकार। लेकिन कौन सा रूप, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन? तो हम है आपके। अब ये हम आपके क्या हुआ?
मैंने आपको बताया था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो से तौ ते प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष। तो अहम आवाम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो यहां हम सबको के लिए तो आ जाएगा वयम, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, वयम आएगा सबसे पहले। तो चारों में ही वयम है, तो अब आपको फिर कंफ्यूजन हो गया। सत्य बोलना चाहिए, सत्य के लिए सत्यम ही आएगा, ठीक है ना। तो सत्य बोलना चाहिए। तो अब देखो, ए में भी दोनों शुरू के शब्द मिल रहे हैं, बी में भी, सी में भी, डी में भी। अब लास्ट में केवल बोलना चाहिए, देखना चाहिए, है ना। तो अब हमें बनाना है इसको विधिलिंग लकार में। तो विधिलिंग लकार का रूप आप देख लो। अगर आपको पता लग गया बोलना चाहिए इसे कि विधिलिंग लकार है, तो आपको सप्तम पद के बाद केवल विधिलिंग लकार ही देखना है। तो वो आपके बी में ही आ रहा है, वदेम। ये विधिलिंग लकार है। और वद धातु का कौन सा रूप है ये, ठीक है ना। ब्रू धातु का कौन सा रूप है ये, है ना। तो ये देखेंगे हम इसको दोनों में, तो यहां वद आया है। तो वद के लिए हम देखेंगे वदेम। वदेम किसमें बन रहा है, विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन, ठीक है ना। वदे वदयम वदेम, इस प्रकार आपके बनेगा। तो वयम सत्यम वदेम, ये आपका सर्वधिक शुद्ध रूप होगा। वदिष्याम है, तो श्याम है तो भविष्य काल का, ये गलत हो गया। वदंतु, ये भी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहां आपका लकार नहीं बैठता। वदामे में भी आपका लकार नहीं बैठता, केवल वदेम में ही बैठता है। तो लकार से ये रूप आपको बनाना आना चाहिए। अनुवाद, इस प्रकार अनुवाद में थोड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन आप लगातार वीडियोस देखेंगे तो आपको ये भी काम अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में काफी सारे अच्छे क्वेश्चन तो मिल ही गए होंगे। साथ साथ आप संस्कृत का अनुवाद बनाना सीख गए होंगे, समास पकड़ना सीख गए होंगे, संधि भी पकड़ना सीख गए होंगे, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में भी आपको मैंने काफी अच्छे डिटेल से बताया है। इसी तरह आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ना केवल आपके क्वेश्चंस क्लियर होते रहेंगे, बल्कि आपको काफी सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। आपका अभ्यास हो जाएगा, आपका संस्कृत मॉक टेस्ट हो जाएगा, आपका संस्कृत सीटेट, रीट, टेट या किसी भी स्टेट का टेट है उसकी तैयारी भी होती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।